हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वंस मोर यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैक्स। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं सीजीएल का सेट नंबर 4 जो कि 2000 में हुआ था। तो 2000 में सीजीएल के जितने भी पेपर हुए थे उसमें से हम लोग 3 ऑलरेडी कर चुके हैं और अब करने जा रहे हैं चौथा। बाकी तीनों की परफॉर्मेंस ठीक ठाक थी, अच्छी थी, आप लोगों ने ठीक ठाक देखा और हमको अप्रिशिएट किया, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर ये हम लोग कड़ी शुरू करते हैं। आज करते हैं सीजीएल का चौथा सेट। तो ये रहा आपका सीजीएल का सेट नंबर 4 जो आज हम लोग करने जा रहे हैं। और चलिए शुरू करते हैं आपका क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन इस सेट का देखिए, लिखा है खाली जगह भरना है, तो जाहिर सी बात है दिख ही रहा है अ सोवेनियर। सोवेनियर का मतलब क्या होता है जानते हैं? सोवेनियर का मतलब होता है कीपसेक। अब आप कहेंगे कीपसेक क्या होता है? कीपसेक होता है जब हम कोई किसी को निशानी के तौर पर कोई चीज़ दिया करते हैं, ठीक है ना। तो ये निशानी के तौर पर किसी को कोई चीज़ दी जाती है, वही है कीपसेक कहते हैं इसको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब हमारा इसमें भरना क्या है ये देखा जाता है। तो अ डैश सोवेनियर विल बी रिलीज्ड ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड मीट। इस वर्ल्ड मीट के ओकेज़न पर एक डैश सोवेनियर रिलीज़ किया जाएगा। अब कैसा सोवेनियर रिलीज़ किया जाएगा ये देखते हैं हम लोग, ठीक है। देखते हैं, एक है कंसिडरेबल। कंसिडरेबल अमाउंट में आता है, काफ़ी मात्रा में, ठीक है ना। ये क्या होता है? काफ़ी मात्रा में। तो ये कंसिडरेबल जो होती है ना, मात्रा या क्या हो गई, संख्या हो गई, ठीक। अब यहाँ आ लगा हुआ है तो मात्रा या संख्या लगेगी नहीं, भाई जाहिर सी बात है। अब यहाँ वॉल्यूमिनस लिखा हुआ है। वॉल्यूमिनस का मतलब क्या हुआ? इन बिग साइज। क्या हो गया? इन बिग साइज, बड़े आकार का, बहुत बड़े आकार का, ये हो गया। और जेनरस का मतलब क्या होता है? उदार, दानी टाइप का आदमी होता है जो कह सकते हो कि आप दान वान देने में बड़ा आगे हो। और एक वर्ड है आपका बाउंटीफुल। तो बाउंटीफुल भी मतलब उदार ही होता है। ये जेनरस और बाउंटीफुल दोनों हो गए उदार, दानी टाइप के व्यक्ति होते हैं, किसी की मदद वगैरह बहुत किया करते हैं। तो ये दोनों साइनोनियम से। वॉल्यूमिनस मतलब बहुत बड़े साइज का हो गया। कंसिडरेबल जो है वो अमाउंट में आता है। तो अब यहाँ आ लगा हुआ है तो वो लगा नहीं सकते हैं, मतलब ये देखिए कि इसकी वजह से ये गलत हो गया, लगेगा नहीं। अच्छा, जनरस और बाउंटीफुल पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है, ये लगेगा नहीं। एक ही चीज़ बच रहा है कि सावनियर निशानी की साइज़ के रूप में अगर देखा जाए तो केवल वॉल्यूमिनस लग सकता है और ये बड़ी साइज़ के लिए लगेगा। क्लियर? तो आपका पहले वाले में क्या आंसर होना चाहिए? बी होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ क्या रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एक इतना बड़ा सा स्टेटमेंट है, अ लार्ज बिल्डिंग विद एन एक्सटेंसिव फ्लोर एरिया टिपिकली फॉर हाउसिंग एयरक्राफ्ट। हवाई जहाज़ वगैरह खड़ी करने के लिए जो जगह होती है उसको क्या कहते हैं? तो एक तरफ से देखते हैं, शेड मतलब क्या होता है? दालान। आप लोग जो गांव के होंगे, जिनके यहाँ गाय भैंस होगी, आप लोगों ने सुना होगा एक वर्ड होता है दालान। मतलब क्या हुआ? जहाँ गाय और भैंस वगैरह बांधे जाते हैं उनको कहा जाता है। और यहाँ हवाई जहाज़ रखने की जगह है ये। तो हवाई जहाज़ रखने की जगह पूछ रहे हैं तो गाय भैंस बांधने की जगह तो हम आंसर में देंगे नहीं। चलिए दूसरा, एयरपोर्ट। देखिए एयरपोर्ट रखने के लिए नहीं होता, एयरपोर्ट होता है जहाँ से हवाई जहाज़ें उड़ती हैं, जहाँ खड़े किए जाते हैं। गैरेज नहीं है वो हवाई जहाज़ों का, इसलिए एयरपोर्ट भी नहीं होगा। हैंगर, हैंगर है जहाँ पर हम एयरक्राफ्ट और हवाई जहाज़ वगैरह खड़ा करते हैं, उसको कहा जाता है हैंगर। तो ये आपका आंसर होगा। और बार्न का मतलब जानते हैं? बार्न का मतलब होता है खलिहान। अब आप लोगों में से कितने लोग खलिहान जानते हैं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन कि जो लोग भी किसान होंगे, खेत में काम किए होंगे, जानते हैं कि जब मड़ाई होने के बाद खेत में जहाँ पर गेहूँ वगैरह भूसा वगैरह इकट्ठा रखा जाता है उसी को कहा जाता है खलिहान। तो बार्न होता है वेयर क्रॉप्स आर प्रिपेयर्ड, जहाँ क्रॉप तैयार की जाती है, जहाँ पर विनोइंग की जाती है, जहाँ पर व्हीट अलग किया जाता है उसकी फसल से, ठीक है ना। तो ये हुआ खलिहान। फिलहाल इन चारों वर्ड्स में आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? हैंगर। देखिए चार के चारों वर्ड प्लेस से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। सेट भी एक प्लेस है, एयरपोर्ट भी प्लेस है, हैंगर भी प्लेस है, बार्न भी प्लेस है।
तो प्लेस से रिलेटेड है। हम प्लेस पर जल्द ही आने वाले समय में बहुत जल्दी ही जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है वैसे ही प्लेस से रिलेटेड एक वीडियो डालेंगे, ठीक है, बहुत जल्दी ही डालेंगे, बहुत ज़्यादा समय लगेगा, 1 हफ्ते का इंतज़ार करिए। जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है प्लेस से रिलेटेड, वैसे ही हम प्लेस से रिलेटेड करीब 40-50 वर्ड हैं कि इस खास प्लेस से रिलेटेड, उसका मैं जल्दी ही वीडियो डालने वाला हूँ और डिस्कशन बना चुका हूँ, ठीक है। तो इंतज़ार करिए इस वीडियो का, फिर जल्दी आने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखने में तो एरर जैसा क्वेश्चन लग रहा है ये। तो ये रहा आपका, यहाँ लिखा मुझे एरर देखने को मिल गई, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, कहाँ है कि द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड द टीचर्स। अब ये प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड द टीचर्स, अब यहाँ वाला जो अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है ये तो होना नहीं चाहिए, ये तो प्लूरल वाला होना चाहिए ना। तो ये जो टीचर्स है ये क्या होगा, ये होगा ऐसा वाला टीचर्स जो प्लूरल में लिखा जाता है टीचर्स, वो होगा, ठीक है। पजेसिव वाला टीचर यहाँ ज़रूरत हमको नहीं है, तो वही गलत है। तो आपका आंसर कौन सा हुआ, ए वाला जो टीचर्स है ये वाला गलत हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, और अगला क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा बड़ा था तो कुछ नीचे भी आ गया है। देखिए इस सेंटेंस में क्या हुआ कि एक पैराग्राफ है डिसअरेंज कर दिया गया है, जंबल्ड ऑर्डर में है, तो उसको आपको अरेंज करना पड़ेगा। अब अरेंज करने में क्या करना पड़ता है ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ से देखते हैं, हम लोग सीधे क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है भैया, देखिए दिस टेलीविज़न, अब देखिए दिस इन्वेंशन ये कह रहे हैं कि दिस इन्वेंशन में ध्यान रखिएगा कह क्या रहे हैं, यहाँ लगा दिस, तो आप समझ जाइएगा ये सेंटेंस शुरुआत में नहीं होगा, दिस लगा है तो शुरुआत नहीं हो सकती। यहाँ लिखा है कि पेंसिलिन इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल ड्रग मैन हैज इन्वेंटेड, पेंसिलिन का जिक्र हुआ है। अब इन्होंने कहा इन द बिगिनिंग, इस वाले में भी देख लिया है कि इन द बिगिनिंग हाउएवर द वेरी फ्यू पीपल न्यू दिस डिस्कवरी, यहाँ भी दिस डिस्कवरी लगा दिया इन्होंने, तो ये पहला सेंटेंस नहीं होगा, ठीक है ना। एंड इट्स यूज, यहाँ इट्स लगा हुआ है। फिर डी में भी देखिए लगा हुआ इट्स यूज, देखिए डी में इट्स यूज इस दवाई के बारे में है, पेंसिलिन के बारे में, और सी में भी दिस लगा हुआ है डिस्कवरी के बारे में, और बी में कहा जा रहा है कि पेंसिलिन जो है वो बहुत बड़ा इन्वेंशन है, तो पहले इन्वेंशन होगा उसके बाद ही तो डिस्कवरी आएगी। तो मतलब बी अभी तक में सबसे पहला सेंटेंस कौन सा शुरू हो रहा, कौन सा है, बी पहला सेंटेंस है। और यहाँ पे ए में भी देखिए यहाँ दिस लगा हुआ है, तो बी किस में शुरू हुआ, इसमें बी है नहीं, इसमें बी शुरू हुआ नहीं, इसमें बी शुरू हुआ नहीं, यही एक है जिसमें बी शुरू हुआ है। तो जिस सेंटेंस में बी से शुरू हुआ है जिस आंसर में, वही हमारा आंसर होगा। और जब हम ये पक्का हो गए कि ये सेंटेंस बी से ही शुरू हो सकता है, एक बार फिर देखिए क्यों, यहाँ पे पेंसिलिन लिखा हुआ है उसके लिए यहाँ पर क्या है, दिस लगा है, यहाँ पर भी दिस लगा हुआ है, और इसमें भी इसी के लिए इट्स लगा हुआ है। तो एक ही जगह पेंसिलिन का जिक्र किया गया है फुल नेम के साथ नाउन में, तो जाहिर सी बात है कि सेंटेंस की स्टार्टिंग, पैराग्राफ की स्टार्टिंग बी से होगी, और इसमें केवल यही है जिसमें बी से स्टार्टिंग हुई है, तो आपका आंसर क्या होगा, डी होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती, थोड़ी सी आपकी स्मार्टनेस की ज़रूरत होती है पेपर सॉल्व करने में। चलिए यहाँ फिर एक खाली जगह आ गई, तो खाली जगह भरने के लिए क्या करेंगे, लिखा हुआ यू नीड नॉट सो मच फस अबाउट वियरिंग मास्क व्हेन यू गो आउट। तो फस डैश फस ऐसे लिखा है, डैश फस, फिर से लिखें, लिखने में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई, डैश फस मतलब कि वो बात का बतंगड़ बनाना किसी का, तो बात का बतंगड़ बनाना डैश फस में जानते हैं यहाँ वर्ब क्या लगती है, मेक फस, हमेशा बात का बतंगड़ बनाना, तिल का ताड़ बनाना, राई टू मोल हिल, ठीक है। तो ये कहा जाता है इसके लिए जो वर्ब लगती है वो मेक फस है, और ये फिक्स है, इसमें आप गोड़ा भाग नहीं लगा सकते, ठीक है, क्योंकि एक फ्रेज है, फ्रेज में जो वर्ड लगा होता है वही लगेगा आपके आंसर में, वहाँ अच्छा बुरा का कोई मतलब नहीं होता। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 में, तो कह रहे हैं इनकरेक्टली स्पेल्ड, देख लेते हैं। सेरिब्रल तो ठीक ही लग रही है, आर्बिट्रेरी भी ठीक लग रहा है, स्क्रूटिनाइज भी ठीक रहा है,
तो विड्रॉल गलत होगा। एक्चुअली विड्रॉल में गलती क्या है, आप देखिए पहले लगाइएगा विद, फिर लगाइएगा ड्रा, तो विड्रा तो ठीक है, लेकिन जब विड्रा को नाउन करेंगे तो यहाँ पर ए एल लगेगा, ठीक है, लास्ट में क्या होगा, ए एल लगेगा, विड्रॉल तब बनेगा। तो ये रहा आपका डी वाला आंसर, गलत है तो मतलब वही सही होगा, ठीक है। तो 7वें में वंस मोर क्वेश्चन किससे है, स्पेलिंग से रिलेटेड है, स्पेलिंग से रिलेटेड है। मॉइस्चर तो ठीक ही है, विसियस गलत लग रहा है, ये नहीं सही है। मिमिक भी ठीक है, एंग्जियस भी ठीक है। मिमिक का मतलब जानते हैं, कॉपी करना, नकल उतारना, मॉइस्चर नमी होती है, एंग्जियस चिंतित होता है। विसियस एक्चुअली ये स्पेलिंग नहीं होती, विसियस में क्या होता है, देखिए आप जानते हैं ये वाइस माने क्या होता है, दुर्गुण, अवगुण, बुराइयाँ, और इसी को एडजेक्टिव बनाएंगे तो सी के बाद जो ई है वो क्या हो जाएगा, आई, उसके बाद लग जाएगा ओ यू एस। तो विसियस का मतलब क्या होता है, दुष्ट, दुर्गुणी, जिसके अंदर 1 2 3 4 नहीं 10 20 50 बुराइयां होती हैं, तो उसको क्या कहते हैं, विसियस। और आपका आंसर होगा बी, क्योंकि इसी की स्पेलिंग गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम 7 क्वेश्चंस कर चुके हैं। वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 रीड्स, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 8 में, कि आप इस वर्ड का एंटोनियम बताइए जो यहाँ लिखा है। इन्वेड का मतलब क्या होता है, आक्रमण करना, अटैक करना, एंटोनियम पूछा है। इन्वेड का मतलब क्या हुआ, अटैक करना, ठीक, जो रूस ने अभी यूक्रेन पर कर रखा है, तो ये हो गया अटैक, इन्वेड का मतलब हो जाएगा। अटैक तो सिमिलर हो गया, ये क्या हो गया, सिमिलर मीनिंग हो गया। सीज का मतलब क्या होता है ना, जब्त कर लेना, तो जब्त करेंगे किसी चीज़ तो हमला करके, अटैक करके ही जब्त करेंगे। असाल्ट का मतलब भी हमला करना होता है, तो ये भी साइनोनियम हो गया। तो ये 3 तो साइनोनियम हो गए, और सरेंडर का मतलब होता है किसी के आगे झुक जाना, तो यही आंसर होगा, यही उसका अपोजिट होगा। तो इन्वेड का अपोजिट क्या हो गया, सरेंडर। और दो वर्ड देखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं येल्ड, ठीक है ना, सरेंडर, यील्ड, सकम्ब, ये एक वर्ड ये भी होता है, सकम्ब। और एक वर्ड लिखना चाहें तो स्टूप, ये भी सरेंडर करने के लिए आता है, किसी के आगे झुक जाना, गुलामी मान लेना, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये सब हो जाएंगे अपोजिट। तो आंसर कौन सा होगा, जिसमें सरेंडर होगा, यही आपका आंसर हुआ ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कि आप एक अंडरलाइन पार्ट दिया हुआ है, इस अंडरलाइन पार्ट को आपको सब्स्टिट्यूट करना है। तो लिखा है द प्लेस इज़ टू मच नॉइजी। तो क्वेश्चन ठीक भी है, कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें इम्प्रूवमेंट करने की कोई ज़रूरत है नहीं वैसे। तो द प्लेस इज़ टू मच नॉइजी, ये ठीक भी है, लेकिन ऑप्शन देखें तो नो सब्स्टिट्यूशन के साथ मच, टू मच, 2 बार मच लगेगा नहीं, ये तो गलत हो गया। मच नॉइजी ये भी ठीक है, टू नॉइजी ये भी ठीक है, तो इसमें तो कई सारी गड़बड़ियाँ हो गई हैं। तो जब कई सारी गड़बड़ियाँ हो जाती हैं, मान लीजिए मच नॉइजी भी ठीक है और टू नॉइजी भी ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि एक्चुअली क्या क्वेश्चन में कोई गलती है, ठीक है। इसे अच्छा मान लो कि हो ये भी सकता है, हो ये भी सकता है, लेकिन क्या ये गलत है, अगर ये गलत नहीं है तो हम नो सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ठीक है। ग्रामेटिकली इफ द सेंटेंस इज नॉट इनकरेक्ट ग्रामेटिकली देयर इज नो नीड टू इम्प्रूवमेंट। हाँ, अगर इम्प्रूव करने पर उसकी मीनिंग और बेहतर हो रही होती, if by replacing the word we could enhance, we could improve the sense, effect, meaning of the given word, then we should need to improve। अगर कोई चेंज होता है, अगर मीनिंग बेहतर होती है तो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, अगर रिमेन सेम, वैसी की वैसी ही रहती है, तो यू नीड नॉट चेंज, यू नीड नॉट इम्प्रूव द मीनिंग, ठीक है। तब ज़रूरत ही नहीं थी ये काम करने की, तो नो सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं हम लोग 10, और क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है, वर्ड दिया है ट्रांसमिट, और इसका पूछा क्या जा रहा है, साइनोनियम पूछा जा रहा है। तो ट्रांसमिट का साइनोनियम क्या होगा भैया, तो ट्रांसमिट का मतलब क्या होता है, संचरित करना, ट्रांसमिशन होता है। तो ट्रांसमिशन में क्या करते हैं, हम किसी चीज़ को संचरित करते हैं, जैसे मैसेज वगैरह होता है, संदेश वगैरह संचार करते हैं, तो वही होता है ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिशन का ये हो गया एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट तो उसका साइनोनियम होगा नहीं, और कैच ये भी साइनोनियम नहीं होगा। कन्वे हो सकता है, कन्वे का मतलब भी संचरित करना होता है, रिसीव करना तो अपोजिट हो जाएगा, ये होगा नहीं। तो ट्रांसमिट का जो सही मीनिंग होगी, जो सही साइनोनियम होगा, वो क्या है, सी है। बात समझ में आ गई।
तो ये रहा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया है, देखिए आपकी स्क्रीन पर है। ये पूछा गया एंटोनियम। एंटोनियम किसका है? टॉक्सिक का। टॉक्सिक का मतलब क्या होता है? जहरीला। क्या होगा टॉक्सिक का मतलब? जहरीला, विषैला। आजकल यूट्यूब पे लोग यही डालते हैं थंबनेल में, जहर वोकैब, ठीक, जहर रूल्स, ऐसे ऐसे नाम लिख रखे हैं लोग। जहरीला, विषैला, ठीक है, ध्यान रखें, ठीक, जहरीला या विषैला ये होता है टॉक्सिक का अपोजिट। हालांकि दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है। विषैला जानवरों में नेचुरल होता है और जो टॉक्सिक है वो केमिकल की वजह से होता है, जो उसमें फैक्ट्रियों से निकलता है उसकी वजह से। ठीक है, चलिए एक बार फिर वर्ड्स को समझते हैं। टॉक्सिक का मतलब होता है जहरीला या विषैला। हेल्दी माने स्वस्थ हो जाएगा, तो एंटोनियम तो हो गया ना, हेल्दी, स्वस्थ, यही तो अपोजिट है, उसका आंसर मिल गया। लेथल का मतलब घातक, जानलेवा। तो टॉक्सिक जो होता है वो लेथल हो सकता है, ये साइनोनियम होगा। टॉक्सिक जहरीला होगा। हार्मफुल लिखा है तो ये साइनोनियम हो सकता था। वेनमस ये साइनोनियम हो सकता था। वेनमस का मतलब क्या होता है? विषैला। कौन? जानवर वाला। ठीक है, नाग के मुंह में उंगली डाल दीजिए, उसके बाद अब जान लीजिए कि विषैला होना क्या होता है। वही सांप को, नाग को वेनमस बोलते हैं। वेनम जहर होता है, एक्चुअली विष होता है। वेनम क्या होता है? विष होता है। खासतौर से सांप वगैरह के विष को कहा जाता है वेनम। उसी वेनम से बना है वेनमस, मतलब विषैला, विष की तरह। आंसर आपको मिला कि नहीं मिला है इसका भाई? टॉक्सिक नुकसानदायक होगा तो हेल्दी उसका क्या हो जाएगा? अपोजिट, एंटोनियम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। आप उस जगह उसको वर्ड को, इस सेंटेंस को एक वर्ड में बदलिए। अ पर्सन हु लिसन्स टू समवन्स प्राइवेट कन्वर्सेशन विदाउट देम नोइंग। एक ऐसा आदमी, बहुत गंदी आदत है भाई, अगर आप लोगों में किसी की हो तो छोड़ दीजिए, बहुत ख़राब आदत है। ठीक है, वैसे मुझे उम्मीद नहीं कि आप लोगों में किसी की होगी। कहा जा रहा है अ पर्सन हु लिसन्स टू समवन्स प्राइवेट कन्वर्सेशन, एक आदमी जो कान लगा के दूसरों की बातों को सुनता है। कोई दो लोग प्राइवेट कन्वर्सेशन कर रहे हैं, उसको ये आदमी छुप के सुनेगा। ये बहुत गंदी आदत होती है। ऐसे लोगों को कहा जाता है ईव्सड्रॉपर। क्या कहते हैं? ईव्सड्रॉपर। आपका आंसर सी होगा। इसकी सीक्रेट एजेंट होगा नहीं, स्पाई माने जासूस होता है। और समझ में आ गया? और इन्फिल्ट्रेटर कौन होता है बताइए? इन्फिल्ट्रेटर होता है ना घुसपैठिया, इंट्रूडर। ये कौन होता है? घुसपैठिया। आप जानते हैं घुसपैठिया क्या होता है? जो दूसरे के एरिया में बिना इजाज़त किए, बिना परमिशन के घुसता है, घुसपैठिया। इसके लिए एक और वर्ड है इंट्रूडर। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में ये वर्ड खूब यूज होता है। इंट्रूडर मतलब भी होता है घुसपैठिया। तो इन्फिल्ट्रेटर, इंट्रूडर, घुसपैठिया हो गया। स्पाई माने क्या होता है? जासूस होता है। ऐसे देखिए एक वंस मोर, इन्फिल्ट्रेटर मतलब होता है घुसपैठिया, इंट्रूडर हो जाता है। स्पाई माने जासूस होता है। ईव्सड्रॉपर का मतलब जो दूसरों की प्राइवेट टॉक को कान लगा करके सुना करता है। सीक्रेट एजेंट ये दूसरा हो गया। ठीक है ना? तो आंसर क्या होगा इसका? ईव्सड्रॉपर हमारा सही आंसर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? एक इडियम दिया है, उसकी मीनिंग बतानी है। फुल ऑफ बीन्स। ठीक है, तो फुल ऑफ बीन्स का मतलब क्या होगा भैया? फुल ऑफ बीन्स का मतलब होता है उत्साह या जोश से भरा हुआ। तो अब क्या कहें, हिंदी इंग्लिश मिला के कहें तो हो गया फुल ऑफ जोश। ठीक है, तो फुल ऑफ जोश, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कहीं लिखिएगा नहीं भैया। तो फुल ऑफ जो, अरे यार फिर आदत ख़राब हो जाएगी, इसे मैं 4 बार बोल दिया तो देखो 2 बार निकल चुका मुँह से। तो क्या होगा? फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ पैशन, फुल ऑफ एंथुजियाज्म, फुल ऑफ ऑर्डर, ये हो जाएगा। तो फुल ऑफ बीन्स का मतलब क्या हुआ? कौन सा व्यक्ति जो है फुल ऑफ एनर्जी, जोश से भरा हुआ। आपका आंसर क्या हुआ? बी। चलिए ठीक, आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। चलिए वंस मोर, लिखा है न्यूमरकस। क्या पूछ रहे हैं इसकी? एप्रोप्रिएट सैनोनियम। ठीक, तो सैनोनियम पूछ रहे हैं। तो न्यूमरकस का मतलब क्या हुआ? तो बहुत सारे, अनेक। न्यूमरकस का मतलब ऐसे आप समझ लो ना, मेनी। ठीक है, मेनी के सेंस में आता है। तो मेनी के सेंस में अब क्या आ सकता है? सेवरल आ सकता है। टोटल या नंबर्ड या फ्यू तो होगा नहीं। आप अपने किसी लोगों को नंबर्ड लग रहा होगा तो भ्रम मत पालिएगा, नंबर्ड नहीं होगा।
नंबर्ड का मतलब होता है गिना हुआ, जबकि मेनी का मतलब क्या होता है, अनेक। अंतर है दोनों की मीनिंग में, ठीक है। तो अनेक के सेंस में, मेनी के सेंस में हम सेवरल यूज कर सकते हैं। आंसर ज़्यादा सटीक यही होगा। फ्यू भी लगा सकता हूँ लेकिन ये बहुत कम में हो जाएगा, तो सेवरल ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहे हैं कि एक इडियम दिया हुआ है, इस इडियम की मीनिंग बताओ। कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ठीक। टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट मतलब बहुत लंबी कहानी को छोटे में करके बताना है। मतलब क्या हुआ कि किसी बात को संक्षेप में बताना। तो क्या होगा, टेल इन ब्रीफ या टेल इन शॉर्ट, संक्षेप में बताना। कोई बात हो, कोई घटना को संक्षेप में बताना, ठीक, कोई बात, ठीक है। आगे क्या होगा देखिए, तो लाइक टू टेल शॉर्ट स्टोरी, अरे नहीं भाई, ये स्टोरी कहना पसंद वसंद की बात नहीं है। टेल समथिंग ब्रीफली, ये हो सकता है। लाइक टू टेल शॉर्ट स्टोरी, बिल्कुल नहीं है। बात संक्षेप में बताना है, शॉर्ट स्टोरी कहने, शॉर्ट स्टोरी सुनाने में अच्छा लगना, यहाँ कोई मतलब ही नहीं है। टेल समथिंग इन द राउंड अबाउट वे, नहीं होगा ये। अच्छा, राउंड अबाउट वे का मतलब जानना चाहते हैं ना, तो बता दूं। राउंड अबाउट वे का मतलब क्या होता है, गोल गोल बातें करना। गोल गोल बातें समझ रहे हैं ना, बातें क्या रसगुल्ला हो जाएंगी, नहीं। गोल गोल बातें मतलब होगा कि इधर उधर गोल गोल घुमा फिरा रहे हैं, ठीक है। सीधे मुद्दे पे नहीं आता आदमी। जो राउंड अबाउट वे में बात करता है वो सीधे मुद्दे पे नहीं आता, वो थोड़ी देर गोल गोल घुमाएगा, उसके बाद मुद्दे पे आएगा आधा घंटा बाद, तब तक आप ऊब जाएंगे, ठीक है। तो आंसर क्या हुआ, इसकी तो बात ही नहीं हुई। आंसर हुआ टेल समथिंग ब्रीफली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 15 क्वेश्चन हो चुका है और ये क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें देख रहे हैं कि एक रिपोर्टेड स्पीच दी हुई है, वहाँ से देख लीजिए। इन्वर्टेड कामा लगा, होम डिड यू सी एट द शॉपिंग मॉल टुडे। आगे लिखा है आई आस्क्ड माई डॉटर। आई आस्क्ड माई डॉटर में पहले क्या हो जाएगा, आई आस्क्ड माई डॉटर, ये पहले हो जाएगा। आई आस्क्ड माई डॉटर, ये आप पहले लिख लेंगे, ठीक है। इनडायरेक्ट में ये पहले रहता है। उसके बाद आस्क्ड लिखा है और यहाँ क्या लिखा है, होम लिखा है, तो कोई कनेक्टर लगेगा नहीं, क्योंकि सीधे होम ही यहाँ आके बैठ जाएगा। होम डिड यू, तो डिड पीछे चला जाएगा, यू आगे आ जाएगा। तो यू कौन है, डॉटर है, तो यू की जगह पे क्या आ गया, सी आ गया डॉटर के लिए, और डिड लिखा हुआ है। तो डिड का मतलब अगर पहले से ही डिड होता है तो हम इसको क्या बनाते हैं, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो व्हॉम शी हैड सीन, ठीक है ना। और याद रखिएगा कि ये टुडे भी बदलेगा। कितनी चीज़ें बदलनी है, ध्यान दीजिए। बदलना है एक, ये डिड बदलना है, यू बदलना है, और ये टुडे का दैट डे बनाना है, ठीक है। और बीच में कनेक्टर के लिए कुछ लगाना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन ये वाला जो है, या देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, और देखें क्या है। आई आस्क्ड माई डॉटर, ठीक है, दैट नहीं लगता। आस्क्ड के साथ कभी दैट लगता ही नहीं है, ये गलत हो गया। और किसी में दैट लगा है, इसमें लगा हुआ है, काट दीजिए, पहले पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है इसको। तो आई आस्क्ड माई डॉटर हु, अब हुम के बदले हु कहाँ से आ गया, ये गलत हो गया। तो फिर क्या होगा, ये आंसर सही होगा, ठीक है। आई आस्क्ड माई डॉटर हुम शी हैड सीन एट द शॉपिंग मॉल दैट डे, पूरा का पूरा करेक्ट। यही कौन सा हुआ, डी वाला। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, वंस मोर, ये लिखा है नो इम्प्रूवमेंट, ये अंडरलाइन करके दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें एक ही चीज़ हो जाएगी, होगी। आई विश, एक बात हमेशा याद करिएगा, जब भी कहीं लिखा हो आई विश या सपोज दैट, ठीक है, तो ये होता है ना कल्पना, कोरी कल्पना करना हो जाता है। तो जब आप कोरी कल्पना करेंगे तो अगला सेंटेंस हर हाल में पास्ट होगा। देखिए, ये बिना किसी झंझट के आप मान लीजिए, नोट कर लीजिए, गांठ बांध लीजिए, ठीक है ना, कि आई विश ये काल्पनिक हो जाता है जब भी सेंटेंस के पहले लग जाता है। आई विश मतलब ऐसी मेरी इच्छा है, तो ये तीव्र इच्छा या जो अपूर्ण इच्छा दर्शाता है। और इसके साथ हमेशा जब भी आप काल्पनिक सेंटेंस बनाएंगे, कभी भी इमेजिनरी सेंटेंस होता है, या आप इमेजिनरी आपकी डिज़ायर है, कोई इच्छा है, जैसे आप ऐसी इच्छा करें, काश मेरे 4 हाथ होते, काश मेरे 5 सिर होते, ऐसे कुछ अगर आप सोचेंगे तो ये क्या होती है, कोरी कल्पना, निहायत निरी कल्पना हो जाती है। ऐसे में हमेशा आई विश के बाद याद रखिएगा कि पास्ट टेंस लगेगा, कभी प्रेजेंट हो नहीं सकता। काल्पनिक बात प्रेजेंट इंडिफिनिट में होती ही नहीं, पास्ट में होगी। तो आई विश कल्पना दिखा रहा है, तो आई हैव नहीं होगा, आई हैव की जगह क्या हो जाएगा, ये आई हैड हो जाएगा, ठीक है ना, कौन सी।
तो हैव को अंडरलाइन किया गया था। कौन आंसर क्या होगा? 17 का सी होगा। ठीक, बोलते बोलते गले में खचखच हो गई। चलिए पानी पीता हूँ। हाँ, थोड़ी सी गले में तरावट आई। चलिए अगला क्वेश्चन है, सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ। अच्छा, ये तो जंबल्ड ऑर्डर में दिए हुए हैं, कभी कभी बिना मतलब हम भी पढ़ने लगते हैं। जंबल्ड ऑर्डर है तो उसको सीधा करना पड़ेगा, PQRS वाला होगा। ठीक है, देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन, देन आई टुक हिम। देन आई टुक हिम, ये हिम मिला तो पहले इन्हीं की छानबीन कर लेते हैं। और क्या, इसमें दो लोग हैं, एक कौन है? आई है, और एक और है हिम है। वैसे देन से शुरू हुआ तो ये पहले आएगा नहीं। फिर यहाँ भी लगा आई। आई देखिए शुरू से लास्ट तक मिलेगा, हमको इसी हिम की तलाश है। ध्यान रखिएगा हमेशा, आई तो चारों सेंटेंस में मिलेगा। ठीक है, देखो ये जहाँ भी आई का जिक्र होगा वो आई हमेशा लगेगा, शुरुआत में भी लास्ट में भी। और इसमें एक और आदमी है, हिम है, तो हिम का तो नाम आना चाहिए, किसी ना किसी में आएगा ही नाम। ठीक है, देन आई टुक हिम बाय द हैंड। आगे लिखा हुआ आई वॉज गोइंग टू मार्केट व्हेन आई सॉ अ ब्लाइंड मैन। ये मिला, ये अ ब्लाइंड मैन मिला। तो यही हमारा पहला सेंटेंस होगा। क्यों? हर जगह क्या लिखा है? यहाँ भी लिखा है ब्लाइंड मैन। ठीक है, अब देखते हैं कि बी में और डी में कौन पहला सेंटेंस होगा। चलिए आइए, डी में लिखा आई वॉकड अक्रॉस टू द ब्लाइंड मैन। यहाँ लिखा आई वॉज गोइंग टू मार्केट व्हेन आई सॉ अ ब्लाइंड मैन। यहाँ देखिए, यहाँ ब्लाइंड मैन के पहले आ लगा है, यहाँ ब्लाइंड मैन के पहले दा लगा है। इसका मतलब जाहिर सी बात है बी पहले होगा, जिसमें आ लगा है वो पहले होगा, और डी क्या होगा? बाद में होगा, इसमें दा लगा हुआ है। बी और डी, ठीक है ना, कहाँ है? यहाँ पे बी है नहीं शुरुआत में, किसी में बी ने, एक ही है जिसमें बी में शुरुआत हो गई है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? यही बी हो गया। हमें और ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है, आंसर पक्का है, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है। ठीक है, आगे आइए। यहाँ लिखा है कि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में करना। ठीक है, तो सेंटेंस ऑलरेडी पैसिव वॉइस नहीं, एक्टिव वॉइस में है। समवन सब्जेक्ट है, स्टोल वर्ब है। स्टोल क्या हो गई? वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गई। आगे लिखा है कि हिज ट्रेवलर्स चेक्स। हिज ट्रेवलर्स चेक्स, ये चेक्स लिखा हुआ है, तो यही चोरी हुआ है। तो ये चोरी हुआ है तो चेक्स पहले आ जाएगा। ठीक है ना, शुरुआत में क्या होगा? हिज ट्रेवलर्स चेक्स, तो हिज ट्रेवलर्स चेक्स यहाँ लिखा है। समवन हैड बीन, ये लगेगा ही नहीं। हिज ट्रेवलर्स चेक यहाँ लिखा है, हिज ट्रेवलर्स चेक्स यहाँ लगा हुआ है, तो बी कट गया। बी कटने के बाद अब ये देखिए, स्टोल क्या है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म में है तो हमें वाज के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए। वाज स्टोल नहीं होता, वाज स्टोलन होता है, ये गलत हो गया। और हैड बीन, यहाँ हमें वाज लगाना है, हैड बीन नहीं लगाना, ये गलत हो गया। तो हिज ट्रेवलर्स चेक्स वर स्टोलन, यहाँ वर के साथ थर्ड फॉर्म लगा है, ये सही हो सकता है। और ये आर तो होगा ही नहीं, बात खत्म हो गई। आंसर कौन सा हो गया? सी हो गया। ठीक, काट पीट के एकदम सही सही आंसर छाट के निकाल लिया। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि इतने सारे सेंटेंस कई सारे हिस्सों में बटा हुआ है, तो इसमें किसी भाग में एरर होगी, वही एरर आपको निकालनी होगी। ये देखिए मिल गया, एरर में पूछा हुआ है इट हैव बीन वाली। अरे यार, अगर ये क्वेश्चन न कर पाए तो बेकार है भाई। हाँ, फिर भी कुछ लोग नहीं कर पाए होंगे। जो भी नाक के आगे देखता है, जो कायदे से नहीं पढ़ता, जो ढंग से क्वेश्चन को नहीं देखेगा, जल्दी जल्दी भागेगा, उसके साथ इतने इजी क्वेश्चन गलत हो जाएंगे कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जिनका गलत हो गया वो अपना माथा पीटने के लिए तैयार हो जाओ। यहाँ लिखा है इट और यहाँ लिखा है हैव। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है प्लूरल के लिए लगता है, इट सिंगुलर के लिए लगता है। जिसने ये बेवकूफ़ी की होगी, जिसको ये नहीं समझ में आया, वो समझ ले अपने आप को हम कहना क्या चाहते हैं, कहेंगे कुछ नहीं। ठीक, जो इट के साथ क्या लगना चाहिए? हैव नहीं लगना चाहिए। इट के साथ क्या लगना चाहिए? हैज। सिंगुलर के साथ प्लूरल वर्ब नहीं लगती है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में एक कॉमन सी बात है। इतनी सिली मिस्टेक तो फिलहाल पूछी ही नहीं जानी चाहिए। फिर भी पूछ लिए तो कोई बात नहीं, फिर गलत नहीं होना चाहिए, और गलत हो गया तो फिर हम कुछ नहीं कहेंगे, आप खुद ही समझदार हैं। गलती किस में हो गई? सी वाले में गलती हो गई। आपका आंसर क्या हो गया? सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में आप देख ही रहे हैं क्या हो गया, एक पैसेज दिया हुआ है। पैसेज लिखा है
तो और ये नीचे कुछ क्लोज टेस्ट में खाली जगह भरी हैं, देखिए आई हैं जिसको भरना है आपको। तो और कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इसमें करना क्या होगा, देखिए ये पैसेज दिया हुआ है, इसको पढ़िए और खाली जगह भरिए। तो लिखा है कि इट इज़ टू दैट, एक बार पढ़ लेते हैं। इट इज़ टू दैट, ये बात सच है कि मोर यू स्टडी मोर यू डैश, जितना आप पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा आप डैश होंगे। क्या डैश करेंगे, योर होरिजन एंड, मतलब आपका होरिजन आपका क्षितिज क्या होगा, आप जितना अध्ययन करेंगे जितनी पढ़ाई करेंगे उतना आपका क्षितिज आपका होरिजन उतना ही क्या होता चला जाएगा। अब अपने मन में समझिए। एंड हेंस योर पॉइंट ऑफ व्यू अंडरगोज, और जब आपकी नॉलेज बढ़ेगी तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू अंडरगोज अ डैश, किसके क्या होता है, अंडरगोज के मतलब कि वो परिवर्तन के दौर से गुजरना। तो अंडरगोज यहाँ पे चेंज वगैरह कोई चीज़ लगना चाहिए 22 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है अ पर्सन विद हायर एजुकेशन सर्टेनली हैज़ बेटर डैश, एक व्यक्ति जो हायर एजुकेशन वाला होता है निश्चित रूप से उसके बाद एक बेटर डैश होती है एंड आइडियाज़। तो आप कैसे इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे, देखिए ये एंड लिखा है, एंड के बाद आइडियाज़ है, तो एंड के पहले भी उसी जैसा कोई वर्ड, तो आइडियाज़ से मिलता जुलता कोई वर्ड यहाँ पे लाना है हमको 123 में। टू हेल्प कम्युनिटी एंड सोशल डैश, ठीक है ना, तो हमें कम्युनिटी की मदद करने के लिए और सोशल डैश, ठीक, सोशल क्या होगा, फ़ायदा वायदा होगा और क्या। आगे लिखा है कि आइडियाज़ दैट आर गैदर्ड फ्रॉम सच पीपल प्रोवाइड अ ग्लोबल डैश फॉर द नेशन एज ए होल। ठीक है, चलिए करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में आप क्या भरेंगे, देखिए 21 में कह रहे हैं कि जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आप अपने क्षितिज का क्या करते जाते हैं। तो जाहिर सी बात है क्षितिज का विस्तार होगा, आप ज्ञान के क्षितिज का विस्तार होगा, हॉरिजन का। तो यहाँ क्या लगाएंगे, एक्सपेंड, यही लगा देंगे। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा वैसे वैसे ये नैरो तो नहीं होता जाएगा ना, एक्सचेंज किसी के बदले में होता है, एक्सचेंज नहीं होता, केवल चेंज होगा, एक्सपेंड होगा। कन्वर्ट, तो कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, मोर यू, बिल्कुल नहीं, कन्वर्ट और होरिजन हो ही नहीं सकता, तो ये आपका गलत हो जाएगा। आपके पास एक ही ऑप्शन बच रहा है केवल क्या लगाने के लिए, एक्सपेंड। जाहिर सी बात है भाई, जैसे जैसे आप पढ़ेंगे आपके ज्ञान के क्षेत्र का विस्तार होगा, आपके नॉलेज के होरिजन क्या क्या होगा, एक्सपेंड होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, यहाँ लगा रहे हैं कि अंडरगोज अ डैश, जब आपके नॉलेज का विस्तार होगा तो आपका जो व्यू पॉइंट है, आपका जो नज़रिया है वो अंडरगोज अ डैश, एक डैश से होकर के गुजरता है। तो किससे होकर गुजरेगा, बहुत पढ़े लिखेंगे, आपका नज़रिया बड़ा होगा, तो किस चीज़ से होकर गुजरेगा, बैकवर्डनेस से होकर गुजरेगा कि एनलार्जमेंट से, कि सक्सेशन से, कि ट्रांसफॉर्मेशन से। तो जाहिर सी बात है उसमें परिवर्तन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेगा। एनलार्जमेंट बड़ा होता है तो ये कोई मुसीबत नहीं, उससे होकर गुजरना नहीं पड़ता है। अंडरगो के लिए कोई चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा, अंडरगो एनलार्जमेंट नहीं होता, उसको एनलार्जमेंट से होकर गुजरना नहीं पड़ता है, बल्कि उसको ट्रांसफॉर्मेशन परिवर्तन के दौर से गुजरना पड़ता है। ठीक है ना, बैकवर्डनेस पिछड़ापन होता है वो होगा नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे, डी होगा, परिवर्तन से गुजरना ये होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 23। बस वेट करिए, बस 2 क्वेश्चन और रह गए हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या होता है, अ पर्सन विद हायर एजुकेशन, एक ऐसा आदमी जिसको जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है, सर्टेनली हैज़ ए बेटर डैश, उसके पास एक बेटर डैश होती है। बेटर डैश क्या होगी, यहाँ आइडिया से मैच करा लीजिए, बीच में एंड लगा हुआ है, एंड के आगे पीछे दोनों एक जैसी चीज़ें होंगी। तो आइडिया से मिलता जुलता वर्ड यहाँ क्या लगाएंगे, आइडिया से मिलता जुलता वर्ड क्या लगाएंगे, आउटलुक लगाएंगे जहाँ तक। ठीक है ना, कोई डाउट है, होना भी नहीं चाहिए, आउटलुक से बढ़िया इसमें कोई वर्ड नहीं है। आइडिया के साथ आउटलुक मिल रहा है, आइडिया के साथ स्कोप और आइडिया के साथ लक और फॉर्चून लग नहीं रहा है, लोग रूटीन नहीं लग रहा है। आइडिया के साथ आउटलुक ही सबसे सूटेबल मैच करेगा। एंड के पेयर में चलना होगा ना भाई, अगर आपके साथ यहाँ लिखा एंड आइडिया, ठीक, ये लिखा एंड आइडिया, तो एंड के पहले जो जगह होगी वो आइडिया से मिलता जुलता वर्ड यहाँ भी होगा, तो यहाँ क्या लगाएं, तो यहाँ पर फिर आउटलुक से अच्छा कोई वर्ड आ नहीं रहा है इनमें से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 पढ़िए क्या लिखा हुआ है, ये यहाँ रहा आपका क्वेश्चन नंबर 24 जो भरना है। तो यहाँ तक तो हो गया था, तो यहाँ लिखा हुआ है कि आउटलुक एंड आइडियाज़ टू हेल्प इन कम्युनिटी एंड सोशल डैश। तो कम्युनिटी और सोशल डैश चीज़ में, तो कम्युनिटी और सोशल का क्या करना है भाई इनमें से,
तो कम्युनिटी और सोशल का आप क्या करेंगे, यहाँ करेंगे कम्युनिटी और सोशल का डेवलपमेंट, क्योंकि कम्युनिटी और सोशल की मेच्योरिटी और उसके एलेबोरेशन और राइपनिंग से लेना देना नहीं है। तो भाई जब बहुत पढ़े लिखे लोग हो गए तो कम्युनिटी और सोसाइटल डेवलपमेंट ही तो करेंगे। तो डेवलपमेंट सबसे सुटेबल वर्ड है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 और ये रहा आज का आपका आखिरी क्वेश्चन। फिर 25 में देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ हो गया आइडियाज़ दैट आर गैदर्ड फ्रॉम सच पीपुल, ऐसे लोगों से जो आइडिया ली जाती है, ये आइडियाज़ प्रोवाइड अ ग्लोबल डैश, ऐसी चीज़ें हमें प्रोवाइड अ ग्लोबल डैश, ऐसी क्या भौगोलिक ग्लोबल क्या चीज़ देती हैं, फॉर अ नेशन एज अ होल, तो क्या देंगी बताइए हमको। तो हमको देंगी एक नज़रिया, हमको प्रोवाइड करती हैं एक ग्लोबल दृष्टिकोण। तो दृष्टिकोण से मिलता जुलता वर्ड यहाँ कौन सा आएगा, ये आएगा पर्सपेक्टिव, ठीक है ना। तो आउटलुक, नज़रिया, दृष्टिकोण, व्यू पॉइंट, पर्सपेक्टिव, ये सब एक जैसे वर्ड होते हैं। हमने थोड़ा हिंदी अंग्रेजी मिक्स करके बता दिया, आप समझ जाइएगा, ठीक है ना। तो पोस्चर और प्रोपोर्शन और प्रेजुडिस होगा नहीं, यहाँ क्या आएगा, पर्सपेक्टिव आएगा। तो ये रहे आपके 25 क्वेश्चन हमारे सीजीएल 2020 के सेट नंबर 4 के, ठीक है। तो अगला वाला सेट जो हम लोग कर रहे हैं वो CHSL का होगा। CHSL के बाद फिर एक CGL का होगा। इस बीच में थीमेटिक वोकैब आ ही जाएगी कोई ना कोई, और एक आध टॉपिक वाइज डिस्कशन कराने की सोच रहे हैं। तो आई थिंक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सबसे पहले कराएंगे। तो इस बीच में आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर एक प्रैक्टिस सेट और एक थीमेटिक वोकैब का सेट, और तब तक एक CHSL भी बीच में ही आ जाएगा। फिर आपको CGL की प्रैक्टिस सेट मिलेगी। आप लोग पढ़ते रहिए और अपनी डायरी बनाते रहिए। थीमेटिक वोकैब सारी की सारी आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जब थोड़ी सी थीमेटिक वोकैब हो जाएगी तो मैं थीमेटिक वोकैब पर एक टेस्ट बनाने वाला हूँ 25 क्वेश्चन का, और वो टेस्ट मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, आप ही लोग करेंगे और मुझे उसका आंसर भेजेंगे। तो ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वाले CHSL के डिस्कशन में। टिल देन आप लोग पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।